प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। वाटर पोल्यूशन क्या है? जब पानी पीने योग्य नहीं रहता तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आता है, यानी उसमें अवांछित तत्व मिक्स होते हैं और ये हमारे शरीर को नुकसानदायक होते हैं, शरीर के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जल जो है प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो जल प्रदूषण जो है क्या है? जल में हानिकारक पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक कचरा या घरेलू या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनका जो कचरा है जल में मिक्स कर दिया जाता है, तो जल जो है पीने योग्य नहीं रहता और दूषित श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। तो जल प्रदूषण का मतलब है कि जल में अवांछित तत्वों के मिक्स होने से जल जो है पीने योग्य नहीं रहता, ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। और ये जो हानिकारक पदार्थ हैं जो कि जल में मिक्स हो जाते हैं, तो हानिकारक पदार्थ के मिलने से जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण जो है वो प्रभावित होते हैं। जल की जो क्वालिटी है वो भी प्रदूषण के कारण जो है मनुष्य पर जो है हानिकारक प्रभाव डालती है। तो जल की गुणवत्ता पर प्रदूषकों के हानिकारक दुष्प्रभाव के कारण प्रदूषित जल घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक या जो कृषि या अन्य प्रकार के जो उपयोग हैं उसके लिए ये उपयुक्त नहीं रहता, योग्य नहीं रहता। पीने के अलावा घरेलू कार्यों, सिंचाई, कृषि, मवेशियों के उपयोग, औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों में जल की भारी खपत होती है और उपयोग में आने वाला ये जल जो है उपयोग के बाद में जो है दूषित श्रेणी में बदल जाता है। यानी जो प्रकृति से हमें जो जल प्राप्त होता है, जो भूमिगत जल हो या जो नदियों का जल है, वो जो है शुद्ध जल होता है। उस जल में जब अवांछित तत्व मिक्स हो जाते हैं, व्यावसायिक या जो औद्योगिक इकाइयों का जो कचरा डाल दिया जाता है, मवेशियों का मल वगैरह जो है उसमें अगर प्रभावित कर दिया जाए, जो कपड़े धोने का जो कचरा है, जो पानी है, गंदा पानी, वो भी अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए तो वो पानी जो है दूसरी श्रेणी में आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो जल पीने योग्य होता है, जो स्वच्छ जल होता है, उसका सोर्स चाहे कोई हो, नदी हो, झील हो, तालाब हो या भूमिगत जल हो, वो जो स्वच्छ जल है उसका अगर उपयोग कर लिया जाता है एक बार किसी भी रूप में, चाहे कृषि के रूप में, सिंचाई के रूप में, घरेलू कार्य के रूप में, मवेशी के रूप में, औद्योगिक इकाई के रूप में, तो वो जल जो है प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषित जल में अवशेष के रूप में वाणिज्यिक गतिविधियों के दौरान जल के संपर्क में आए पदार्थों यानी जो रसायन है उनके अंश जो है उसमें रह जाते हैं और इसकी उपस्थिति पानी के उपयोग को जो है एक तरह से अनुपयुक्त बना देती है। अनुपयुक्त का मतलब ये पीने योग्य नहीं रहता। ये जो है अगर पिया भी जाएगा तो शरीर में जो है घातक प्रभाव ये दिखाएगा, कोई प्रकार की बीमारियाँ वो हो सकती हैं। तो ये दूषित जल जब किसी स्वच्छ स्रोत में मिलता है तो उस स्वच्छ जल के स्रोत को भी दूषित कर देता है। दूषित जल में कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक एवं रसायनों के साथ विषाणु, जीवाणु एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो अपनी प्रकृति के अनुसार जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषकों को अगर वर्गीकरण करें तो जल प्रदूषण में व्यापक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, रोगजनक, भौतिक अशुद्धियाँ और तापमान वृद्धि जैसे संवेदी कारकों को जल प्रदूषकों में शामिल किया जाता है। जल प्रदूषकों को उनके गुणधर्म एवं मापदंडों के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है भौतिक प्रदूषक। भौतिक प्रदूषकों में उन पदार्थों और अवयवों को शामिल किया जाता है जो जल के रंग, उसकी गंध, स्वाद, प्रकाश भेदन क्षमता, समाहक, कुल ठोस पदार्थ यानी उसमें जो कितने ठोस पदार्थ हैं तथा उसके सामान्य तापक्रम इत्यादि को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुख है जलमल, गाद, सिल्ट के संबंधित ठोस एवं तरल पदार्थ या अन्य गूले कणों के अलावा कुछ विशेष दिशाओं में ताप शक्ति, बिजली गुहों
एवं औद्योगिक इकाइयों से निकले प्रदूषित अवशेष शामिल हैं। जैविक प्रदूषण की अगर बात करें तो जैविक प्रदूषकों में उन अवांछित जैविक गतिविधियों को या सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और रोगकारक क्षमता इत्यादि को प्रभावित करते हैं। इनमें जैविक सामग्रियां रोगकारक जीवाणु, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, शैवाल, जलकुंभी, जलीय फर्न तथा परजीवी कीड़ों के अलावा जल प्लवक जो है जिसको जू प्लैंक्टन कहते हैं वो प्रमुखता से होते हैं। इसके अलावा रासायनिक प्रदूषक भी होते हैं। तो रासायनिक प्रदूषकों में कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, भारी धातु, रेडियोधर्मी पदार्थ इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रदूषक जल की अम्लता, क्षारीयता एवं उसकी कठोरता, रेडियोधर्मिता, उसमें मिक्स ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा रासायनिक ऑक्सीजन की मांग इत्यादि को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब है जो जल प्रदूषण है उसको हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं: भौतिक प्रदूषक, जैविक प्रदूषक और रासायनिक प्रदूषण। और इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम जल प्रदूषण के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक इकाइयों के फलस्वरूप आज कल कारखानों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई है। इन कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि जो जल के स्रोत हैं इनमें प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु और पौधों पर इसका बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य भी नहीं रहता और जो इस प्रदूषित जल को पीता है तो उस पर इसके घातक प्रभाव सामने आते हैं। गांव में लोगों के तालाब, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं के नहलाने, बर्तन साफ करने इत्यादि से जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। कहने का मतलब है शहरी क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उसका जो कचरा है वो नहरों में या जो जल स्रोत हैं, शुद्ध जल के स्रोत हैं, उसमें डालने से वो जो जल अशुद्ध हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। लेकिन गांव में जहाँ पर जो है ये माना जाता है कि जल तुलनात्मक रूप से शुद्ध है, लेकिन वहाँ पर भी जो तालाब हैं उसमें भी जो है गंदगी डाल दी जाती है, या नहरों में लोग नहाते हैं, वहाँ कपड़े धोते हैं और इसी तरह से पशुओं को भी वहीं नहलाते हैं। पशुओं का जो मल कचरा जो है वो भी उसी में चला जाता है। तो इस तरह से जो शुद्ध जल है वो भी दूषित हो जाता है। यदि जल में परमाणु परीक्षण किया जाए, जैसे मान लो समुद्र में किए जाते हैं, तो इससे नाभिकीय कण जो है उसको भी उसमें मिक्स हो जाते हैं और ये प्रदूषित हो जाते हैं। तो उसमें जो जीवजात रहते हैं उनके लिए इसके घातक परिणाम आते हैं, क्योंकि जो मछलियाँ वगैरह उसमें उसके घातक परिणाम आएंगे और उससे जो है वो रेडिएशन वगैरह जो है उनको जो खाने वाले जो दूसरे उसके होस्ट जो है जिसको कहेंगे अपने कंज्यूमर्स हैं उन पर भी ये प्रभाव सामने आते हैं। ऐसे शहर जो नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, बहुत से शहर हैं जहाँ पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसका जो शव है पानी में प्रवाहित किया जाता है। इस तरह की कुछ समाजों में इस तरह की परंपरा है कि जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको उस जल स्रोत में, नदी में जो है बहा दिया जाता है। इस कारण से शव के सड़ने से, गलने से बहुत सी बैक्टीरिया जो है वो पानी में मिक्स हो जाती हैं और वो पानी जो है प्रदूषित पानी अगर कोई पीता है तो वो उस व्यक्ति में भी उसके जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है सामने आते हैं। प्राकृतिक क्षरण योग्य चट्टानों के अवसाद, मिट्टी के पत्थर, खनिज तत्व इत्यादि को भी जल स्रोतों के प्रभावित करने से जल प्रदूषित होता है। व्यावसायिक पशुपालन जो उपक्रम हैं, पशुशाला यानी जो अपने गौशाला बनी हुई हैं, या जो बूचड़ खाने से जो कचरा जो बनता है वो भी उसका निपटारा जो है कई बार नदियों में डाल देते हैं और वो वहाँ पर सड़ता रहता है। वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो उस पानी में मिक्स होते जाते हैं और ये प्रदूषण जो है जो व्यक्ति उस पानी को पीता है, जीव जो पीता है, उसके पर उसके घातक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम जल प्रदूषण के प्रभाव की अगर बात करें तो समुद्र में होने वाले परमाणु परीक्षण से जल में नाभिकीय कण मिल जाते हैं जो कि समुद्री जीवों, वनस्पतियों को नष्ट करते हैं और समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। जल में कारखानों से मिलने वाले अपशिष्ट पदार्थ गर्म जल स्रोत को दूषित करने के साथ साथ वहाँ के वातावरण को भी गर्म करते हैं,
जिससे वहाँ की वनस्पति और जीवजात है वो या तो डेथ हो जाती है उनकी, या वो वहाँ से पलायन कर जाती है, यानी उनकी संख्या वहाँ पर कम हो जाती है और जलीय पर्यावरण जो है वो असंतुलित, इम्बैलेंस हो जाता है। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य में भी हैजा, पेचिश, क्षय, उदर संबंधी रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं में उनके शरीर में हार्मोन्स जो है वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसका प्रभाव जो गर्भस्थ शिशु है उस पर भी देखने को मिलता है। कई बार तो शिशु की जो है जन्म से पहले ही डेथ देखने को मिलती है। कुछ रिसर्च से ये साफ हुआ कि त्वचा का कैंसर का एक प्रमुख कारण जो है प्रदूषित जल है, यानी जो प्रदूषित जल है उसका अगर सेवन किया जाता है तो जो स्किन कैंसर है उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से पोलियो के कारण होने वाली जो अपंगता है उसका कारण भी प्रदूषित जल है। इसके समाधान क्या हों, तो देश में प्रदूषण को नियंत्रित करने, यानी देश में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। जल प्रदूषण के अलग अलग स्रोत हैं, बहुत से स्रोत हैं। ऐसे में इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्पन्न होने वाले जो स्रोत हैं उनको बंद करके समुचित प्रबंधन और शोधन उपचार द्वारा शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस समस्या के समाधान हेतु, यानी जल प्रदूषित हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हो रहा है, तो वो जो जहाँ से जल प्रदूषित किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, उसमें कचरा नहीं जाए, इसके लिए जो है कौन से तरीके अपनाए जाएं। तो इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय जो है प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जल बहुत ही एक मूल्यवान संसाधन है। देश के सभी निवासियों को इसके महत्व को ध्यान में रखकर इसके संरक्षित और प्रदूषित होने से बचाने में स्वैच्छिक जल का जो योगदान है वो प्रत्येक नागरिक को देना चाहिए। जल का पुनर्नवीनीकरण एवं इसका पुनः उपयोग प्रदूषण बोर्ड के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यानी एक बार जल जो शुद्ध जल है उसमें मान लो अवांछित तत्व मिक्स हो गए, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मिक्स हो गए, तो उसको पुनः जो है उसको शुद्ध करके उसका उपयोग जो है किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव है वहाँ पर ये अपनी आदत में इसको शामिल किया जाना चाहिए कि जो जल है उसको साफ करके उसको पुनः उपयोग में कहीं लाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के समूह हैं, यानी बड़े स्तर पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो उन क्षेत्रों में सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्रों को स्थापित करने में औद्योगिक समूह से मिलकर कदम उठाने जाने चाहिए। यानी जहाँ पर जो नदी किनारे जो औद्योगिक क्षेत्र जो संयंत्र लगे हुए हैं, तो पहली बात तो ऐसी व्यवस्था हो कि वो जो कचरा है वो जल में नहीं छोड़ा जाए, नदी में नहीं छोड़ा जाए, और अगर मान लो छोड़ना भी पड़े तो उसको शुद्ध करके उसमें छोड़ा जाना चाहिए। यानी कचरा जो है वो शुद्ध जल में नहीं हो, प्रवाहित नहीं हो। इस तरह के उपाय किए जाने चाहिए। उपचार संयंत्रों से प्राप्त अपशिष्ट जैसे लोहे या एलो सामग्री, कागज, प्लास्टिक के कचरे, इनके जो है पुनर्नवीनीकरण द्वारा अन्य उपयोगी सामग्रियों के उत्पादन हेतु नए विकल्प की तलाश होनी चाहिए, जिससे प्रदूषकों की मात्रा के स्रोत जो है वो उसी स्थल पर काम आ सकें। यानी उसका पुनः उपयोग हो सके, वो नदी में कचरे में नहीं डाली जाएं, बल्कि उनका पुनर्चक्रण करके एक नया जो प्रोडक्ट जो है बनाया जाना चाहिए। इस तरह के विकल्प जो है उस पर विचार होना चाहिए। मृदा परीक्षण द्वारा फसलों की आवश्यकता अनुसार समुचित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से जलाशय में इसके रिसाव को कम कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन तथा वाणिज्यिक उर्वरकों का सही और समुचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और इसके बारे में जो है अवेयरनेस पैदा की जानी चाहिए। वर्तमान से लेकर आगे आने वाले समय में, यानी फ्यूचर में भी औद्योगिक बहिस्राव यानी औद्योगिक इकाई से निकलने वाले जो कचरा है से उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक योजना जो है समयबद्ध तरीके से बनाकर और इनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। बिना उपचारित औद्योगिक बहिर्स्राव यानी जो भी औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो कचरा है उसको बिना उपचार के उसका
जो है बहिस्राव नहीं हो, वो जो है नदी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो जो बिना उपचारित औद्योगिक बहिस्राव को निष्पादित करने वाली प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को पानी की आपूर्ति प्रतिबंध करके उनके लाइसेंस भी रद्द करने चाहिए। इस तरह से उनमें दंडात्मक कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। यानी कुछ उपाय सुझाने चाहिए, कुछ जो है उन पर नियम जो है उनको सख्त करना चाहिए। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए, उन इकाइयों को, उनके लाइसेंस जो है रद्द कर देने चाहिए। पर्यावरण अनुकूल घरेलू उत्पाद एवं प्रसाधनों का उपयोग पर्यावरण बहुत कम हानिकारक प्रभाव डालता है। इनका उपयोग प्रदूषण रोकने में मददगार एवं सक्रिय भूमिका निभा सकता है। यानी ऐसे जो है घरेलू उत्पाद या जो प्रसाधन जो उपयोगी पदार्थ हैं वो उनका एक तरह से उत्पादन किया जाना चाहिए, उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जो कि पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करें बल्कि वो पर्यावरण के अनुकूलित हो। तो इस तरह की जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ानी चाहिए। निष्कर्ष, जनमन की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ जल संरक्षण आंदोलन चलाने वाले जो हैं उनको सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, उनको जनता को अवेयर करना चाहिए। और इस तरह की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो राष्ट्रीय सरकारी स्तर पर भी चलने चाहिए कि जल जो है वो प्रदूषित नहीं हो, इससे इस तरह की बीमारियां फैलती हैं जो नुकसानदायक होती हैं हमारे लिए। तो इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है। जल प्रदूषण का जो सोर्स है, जो औद्योगिक इकाइयाँ उन पर प्रतिबंध, और आमजन जो है उन पर भी, उनको भी अवेयर करके जो है प्रदूषण से बचा जा सकता है। इस संकट से उबरना अकेले सरकार के बस में नहीं है, इसलिए जो आमजन है उसका सहयोग भी अति आवश्यक है। प्राप्त पेयजल का घरों में विभिन्न उपयोगों में सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। वर्षा का जो जल है उसका संचय करना चाहिए, और जो जल एक बार उपयोग में आ गया उनको पुनः उपयोग बनाने के लिए वाटर साइकिलिंग जो है वो भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या जो क्षेत्र है, बड़ा जो एरिया है वहाँ पर, आबादी ज़्यादा है वहाँ पर इसकी स्थापना करनी चाहिए। हमें शून्य जल की स्थिति से बचने के लिए, यानी जो शुद्ध जल है वो बिल्कुल बचे नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आए, तो शून्य जल की स्थिति से बचने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि ऐसा एक दिन आ जाए कि हमें शुद्ध जल के लिए तरसना पड़े। सरकार को छोटे घरेलू वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनवाकर बहुमंजिली इमारतों और महानगरों की कॉलोनियों में इसको एक तरह से अनिवार्य रूप से लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए, या इस तरह का आदेश जारी करना चाहिए कि ये अनिवार्य हो जाए, क्योंकि पानी की बर्बादी सर्वाधिक इन्हीं इलाकों में होती है। तो जो महानगरीय इलाके हैं, जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट अवश्य लगाई जानी चाहिए। और जो भवन निर्माण की जो अनुमति है उसके साथ ही इस तरह की भी पाबंदी होनी चाहिए कि ये वाटर रिसाइकलिंग प्लांट भी लगाना होगा। इस पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। और सर्वाधिक आवश्यकता जनता के समय जागरूक होने की है। जैसा कि कहा भी गया है कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, कि जो रहीमन का एक दोहा है उसमें ये कहा गया है कि पानी के बिना जीवन में कुछ नहीं, यानी पानी ही जीवन है। पानी के बिना हम जो है कुछ घंटे ही रह सकते हैं, या प्रत्येक जीव जो है कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है, उसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जीवन की सभी जो क्रियाएं हैं, आवश्यक क्रियाएं हैं, उनमें पानी का अत्यंत महत्व है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव जो है उसको शुद्ध पानी की उपलब्धता की व्यवस्था होनी चाहिए। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण, वो आपके समझ में आया होगा। जल में जो अवांछित तत्व हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हमारे लिए काम के नहीं हैं, वो अगर शुद्ध जल में मिक्स कर दिए जाएँ, उनको प्रवाहित कर दिया जाए, या एक बार जो पदार्थ जो जल है उसको हमने यूज़ कर लिया, वो पुनः जो है शुद्ध जल में अगर छोड़ दिया जाए तो वो शुद्ध जल भी अपशिष्ट हो जाता है। उसमें कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं, और ये जो है प्रत्येक जीव के लिए हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं। तो सभी जो जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं उनका एक कर्तव्य है कि उनको जल को प्रदूषित होने से बचाने के जो अभियान है उसमें सहयोग करना चाहिए, खुद को अवेयर होना चाहिए, और अवेयरनेस जो है अपने आस पड़ोस में, अपने जो संपर्क में जो व्यक्ति हैं उन तक
ये अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए कि पानी का जो है वेस्टेज नहीं हो और वो जो कचरा है वो पानी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। थैंक यू।